हेलो फ्रेंड्स 2023 का सेट डीवी चल रहा था और इसमें पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये खंड बाग का विस्तृत उत्तरी पृष्ठ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें पहला है का नंबर है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर है। उसके बाद +5, यहाँ पर भी वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +4 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x का क्या मान आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब सबसे पहले ना इसको हम a मानेंगे। किसको a मानेंगे? जो ये संख्या लिखी हुई है इसको a मानेंगे। तो माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर a मानेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या 5a और +4 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से, भाई यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़ने से कितना 5 आ जाए, जोड़ने से 5 बन जाए। तो कैसे बनेगा a स्क्वायर प्लस, अब 4 एक कम 4, 4 और 1 5, तो यहाँ क्या 4a प्लस a। ठीक है, 5 की जगह 4a प्लस a, क्योंकि 4 एक कम 4, 4 और 1 5, और ये 4 तो पहले से लिखा हुआ है और बराबर में क्या 0। अब इन दो से और इन दो से कॉमन ले लेंगे तो इन दो से हमें a कॉमन मिलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा a +4, और इन दो से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 मान लेंगे कि 1 कॉमन है। तो a +4 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ a +4 तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a +1 लिखेंगे। ये a ये +1 लिखेंगे, बराबर में 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे a +4 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, a +1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे। तो a बराबर कितना 0 - 4, यानी कि a का मान तो -4 आ रहा है। फिर a बराबर 0 - 1, इसका मतलब a का मान -1 आ रहा है। लेकिन हमें a का मान थोड़ी निकालना था, हमें तो x का मान निकालना था। ठीक है, तो अब जो ये इक्वेशन हमने बनाई है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जो ये इक्वेशन हमने बनाई है यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार -4 और एक बार क्या 1। ठीक है, -1। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पहले क्या लिखेंगे a बराबर -4, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन जब a बराबर -4, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से बना रहे हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस का 4, एक ही जगह माइनस का 4 लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जब 4 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, बराबर 0। अब 4 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने से 1 बन जाए तो ऐसा बनेगा ही नहीं, इसका मतलब इसको हमें श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक्स का मूल निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो -b, अब यहाँ पर a के लिए क्या 1 है, b के लिए क्या -1 है और c के लिए क्या 4 है। भाई ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो -b, माइनस तो पहले से है लेकिन b की वैल्यू ये है, यहाँ पहले से माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, बी स्क्वायर और b का मान क्या है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, b का मान है -1 तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c और c का मान कितना है 4, तो यहाँ गुणे का निशान लगा देते हैं अपॉन 2a, 2 इंटू और a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो फिर x बराबर 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब यहाँ -1 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 1 हो जाएगा। भाई माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ -4 होके कितना 16 और बटे में कितना 2 एकम 2, तो x बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस और यहाँ माइनस का 15, रूट के अंदर माइनस का 15, क्यों, क्योंकि 16 में से घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी रूट के अंदर माइनस का 15 और बटे में 2, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो इसको अब अलग अलग करके लिखेंगे 2 बार। कैसे, एक बार तो 1 प्लस माइनस का रूट 15 बटे 2 कॉमा, दूसरी बार क्या 1 माइनस माइनस का रूट 15 बटे 2। तो ये 2 आंसर तो यहाँ से निकल के आए, एक्स के 2 आंसर तो यहाँ से निकल के आए। अब सेकंड कंडीशन भी तो लगानी है। क्या सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे कि जब a बराबर क्या माइनस का 1, भाई a बराबर माइनस का 1 भी तो आया था, तो इसी समीकरण में मान रखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर यहाँ माइनस का 1, एक की जगह पर क्या माइनस का 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ क्या ये प्लस का 1 बन जाएगा, बराबर 0। फिर से इसी वाले फार्मूले में मान रखेंगे क्योंकि
एक के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने से एक आ जाए, तो ऐसा होता नहीं, एक एकम एक और एक तो 2 बनता है, इसलिए यहाँ पे गुणनखंड नहीं हो सकते। तो इसको भी इसी फार्मूले से लगाएंगे। तो फार्मूला अब नहीं लिखेंगे, फार्मूला ये हम एक बार लिख चुके हैं, ठीक है, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। तो क्या, सबसे पहले माइनस बी, और माइनस बी का मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये 1 तो ए है, ये जो माइनस का 1 है ये बी है, और ये सी है। सबसे पहले क्या, माइनस का बी, तो माइनस तो पहले, यहाँ पर भी माइनस, इसका मतलब प्लस का 1, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये माइनस का 1, ठीक है भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस का 1, ठीक, बी का स्क्वायर मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब क्या है 1, और सी का मतलब क्या है 1, अपॉन क्या 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। ए का मतलब क्या है, यहाँ ए है, ये ए है, और ए का मतलब क्या 1 है, तो यहाँ 2 इंटू 1, यहाँ से प्लस का 1 प्लस माइनस, अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1, माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब यहाँ 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 तो 4 ही रहेगा, बटे में कितना 2 एकम 2, यहाँ से +1, अब यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या, प्लस का 1 प्लस, अब एक बार इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार इसको क्या माइनस के साथ लिखेंगे, बट्टे 2। तो यहाँ से x के ये 2 मान आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 मान आ रहे हैं x के, ये 2 मान आ रहे हैं x के, ठीक। लेकिन हम ये भी तो कह सकते थे, जब ये पार्ट इमेजिनरी आ रहा है, तो अब ये 4 नंबर का सवाल था, ठीक है, समझिएगा, अब ये 4 नंबर का सवाल था, या तो हम 4 नंबर में इतना दिखाएं, क्योंकि 4 नंबर ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे, हमें कुछ तो इसमें दिखाना होगा, तो यहाँ तक तो हमको दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और कि आपके सिलेबस में ये चीजें है ही नहीं कि माइनस जो है वो रूट के अंदर हो, ठीक है, मैंने तो आपको करके बता दिया कि ऐसे किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है। तो आपको क्या करना था इसमें कि जब ये इक्वेशन बनी थी, ये वाली, ठीक है, जब ये इक्वेशन बनी थी और यहाँ से ये इक्वेशन बनी है, तो यहाँ ये इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना था, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ साइड में सॉल्व करती हूँ। हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, x² - x और ये +4 = 0, ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ठीक। तो जब ये इक्वेशन बनी थी, इसमें a का मान 1 है, b का मान -1 है और c का मान क्या है 4, तो इसका सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकालते, क्या d निकालते, और d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, ये निकाल देते, ठीक, ये निकाल देते। अब यहाँ से क्या, माइनस का 1 का स्क्वायर, भाई b के लिए माइनस का 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान कितना 4 है। अब यहाँ से क्या करते, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 4 चौके 16, यानी कि कितना हो जाएगा ये 16। अब इसको हम लिख सकते हैं -15। अब ये रूट के अंदर -15 है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, <<0 रहेगा, तो इसका मतलब मूल संभव नहीं है, क्या, मूल संभव नहीं है, या तो आप फिर यहाँ लिखकर छोड़िए, ठीक है, मूल संभव नहीं है। और जब दूसरा आप ये वाला निकालेंगे ना, ये सेकंड इक्वेशन, इसको भी आपको ऐसे ही करना है, क्या, कि x² -x और +1 = 0, इसको भी आपको डिस्क्रिमिनेंट d ही निकालना है। तो -b यानी ये b, ठीक है, -b नहीं b, तो b का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 1, तो क्या आता 1 - 4, तो ये क्या हो जाता माइनस का 3। तो इससे क्या हो जाता कि यहाँ पर भी हम क्या दिखाते कि <<0 ठीक है, इसको भी <0 दिखाते, तो इसमें भी लिख सकते थे कि मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो ये आंसर भी लिखा जा सकता था, ठीक है, ये आंसर भी लिखा जा सकता था। या फिर 4 नंबर का सवाल है, तो अगर आप ये भी कर देंगे तो ये भी सही है, ठीक है, अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर आपने लास्ट में दिखाया है कि जो हमारे मूल आ रहे हैं वो रूट के अंदर माइनस में आ रहे हैं, ये आप लास्ट में यहाँ पर दिखा देंगे, और यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि नहीं, मूल संभव नहीं है, जो मूल आएंगे वो रूट के अंदर माइनस में आएंगे। तो आप चाहें तो इसको ये प्रोसेस लगाएं यहाँ के बाद, चाहें तो आप इसको ऐसे लगाएं, दोनों ही सही माने जाएंगे, क्योंकि सवाल जो है वो 4 नंबर का है, ठीक है। अब नंबर 2 का ये खा पार्ट है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि y = mx + 3 हो, ठीक है, यानी कि इन दो समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस वाली समीकरण में x और y की वैल्यू रख देंगे, तो वहां से m का मान निकल के आ जाएगा, ठीक। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने लिख ली है।
अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 2x + 3y बराबर 11, यहाँ से क्या 2x - 4y बराबर -24। अब इनके क्या चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस। तो यहाँ नॉर्मली हम माइनस का निशान लगाते हैं क्योंकि हमने सारे चिन्ह चेंज किए हुए हैं। ये आपस में कैंसिल हो रहा है। अब ये 3 प्लस का है और 4 भी प्लस का। अब ये वाला चिन्ह जो है उसको नहीं देखना है, तो 3 और 4 मिला के 7। भाई 3 प्लस का 4 प्लस का दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 7y बराबर कितना। अब 24 में अगर हम 11 जोड़ते हैं, 4 1 5 और 2 और 1 3, तो ये भी प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस का 11 प्लस का 24 ये चिन्ह तो देखना नहीं है। तो फिर y बराबर 35 और ये 7 जो है बटे में आएगा, 7 पने 35, तो फिर y बराबर 5। y का मान तो हमने 5 निकाला। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख लेते हैं। ये समीकरण, या अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, हमने ये तो माना ही नहीं था यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, 2x + 3y बराबर 11। तो 2 × x + 3 × y, y का मान कितना रखना है, 5, ठीक है। ये y का मान 5 है हमारे पास, तो यहाँ पर 5 रखेंगे बराबर 11। तो 2x प्लस, और यहाँ पर क्या 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया कितना 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 15 कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस में जाएगा। तो 2x बराबर माइनस का 4, 15 में से 11 गया तो माइनस का 4 बचेगा। तो x बराबर -4, और ये 2 बटे में आ जाएगा, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो x का मान आ रहा है -2। अब जो ये समीकरण है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसको समीकरण कुछ मान लेते हैं, इसको समीकरण 3, भाई ये पहली ये दूसरी, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 क्या है, y बराबर mx + 3, ठीक है, y बराबर mx + 3। तो y का मान हमारा 5 था, यहाँ 5 लिखेंगे। m का मान तो निकालना ही निकालना है हमको। x का मान कितना है, -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। इन दोनों के बीच में गुणे का निशान रहेगा, यहाँ -2 + 3 5, और ये 3 यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ -2m, भाई 2 की -2 की m से गुणा तो -2m हो जाएगा। इनको आपस में घटा देंगे, 2 बचेगा, यहाँ -2m। अब जो ये -2m है ये बटे में जाएगा, तो 2 बटे -2 बराबर m, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 1 यहाँ भी 1। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर -1। भाई 1 बटे 1 मतलब 1, लेकिन ये माइनस जो लगा है वो तो यहाँ लगाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर -1। तो जो इन्होंने पूछा था कि m का क्या मान होगा, तो m का मान होगा -1, तो यहाँ आंसर डाल देंगे, ठीक। अब इसी का दूसरे का ये गा नंबर है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती, यानी कोई त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाएं AB और AC, उस पर D और E बिंदु लेना है, और इस प्रकार लेना है कि जो BC भुजा है, वो जो भुजा रहेगी वो BC के समांतर रहेगी, यानी जो नीचे वाली भुजा होगी उसके समांतर भुजा लेना है हमको, ठीक। तो सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या-क्या दिया है वो नोट डाउन करेंगे और एक चित्र बना लेंगे। तो चित्र सबसे पहले क्या, त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 2 का गा पार्ट, ठीक है। आंसर नंबर 2 का ये गा पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइड में एक चित्र बना लेते हैं, और चित्र कैसे बनेगा देखिए। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका नाम दिया हमने ABC, ठीक है। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसका नाम दिया हमने ABC, और इस पर कोई AB पर कोई बिंदु D है और AC पर कोई बिंदु E है, ठीक है। ये रेखा ऐसे खींची गई है, और ये रेखा इस रेखा के समांतर, इन्होंने बोला है जो ये रेखा हमारी DE होगी वो BC के समांतर होगी, ठीक है। जो DE रेखा है BE के समांतर है। और तो सबसे पहले इसमें जो हमको दे रखा है वो लिखेंगे। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ लिखते हैं। तो दिया है त्रिभुज ABC। एक तो हमको एक त्रिभुज ABC पता है, ठीक है, और उस त्रिभुज में क्या पता है, तथा जो भुजा है, कौन सी भुजा, ये जो AB भुजा है, AB पर एक बिंदु D पता है और AC पर एक बिंदु E पता है, और किस प्रकार पता है कि ये इसके पैरेलल है। तो ये लैंग्वेज इसमें लिख लेंगे, AB तथा भुजा AB और AC का प्रतिच्छेद बिंदु D तथा E, ठीक है। ये हमको पता है कि एक तो त्रिभुज ABC पता है, फिर भुजा AB और AC के प्रतिच्छेद बिंदु DE हमको पता है, तथा और हमें क्या पता है
कि जो DE है, ये जो DE है, ठीक है, वो पैरेलल किसके है? BC के। ये भी तो हमको पता है कि ये पैरेलल है BC के, तो ये पैरेलल कैसे निशान बना देते हैं, तो ये पैरेलल है BC के, इतना हमको पता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, वो भी यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE, ये AE और बटे EC, ठीक है, बटे EC, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम जानते हैं, अब कहाँ उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, हमको यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ AD बटे AB ये प्रूफ करना है, और यहाँ AE बटे AC, यहाँ A होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो AE बटे AC ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे किस प्रमेय से, जो 6.1 प्रमेय है, ठीक है, अगर दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तब क्या होता है कि जो ये AD है बटे DB किसके बराबर होगा, AE बटे EC के। अब ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि AD बटे, कब लिखेंगे, जब ये दो रेखाएं पैरेलल होंगी, ठीक, कब, AD बटे DB, तो AD बटे DB और बराबर किसके लिखना है, AE बटे EC, तो AE बटे EC, और ये कहाँ से लिया हमने, प्रमेय 6.1 से, ठीक है, प्रमेय 6.1 से हमने ये लिया है। अब क्या करेंगे, इसको ना उल्टा करके लिखेंगे, तो पहले DB, ये DB और ये AD नीचे चला जाएगा, बराबर में ये EC और बटे ये AE नीचे लिख देंगे, ठीक। अब इसमें एक जोड़ देंगे दोनों तरफ, एक यहाँ पर भी जोड़ देंगे, इसी प्रकार EC बटे AE प्लस यहाँ पर भी एक जोड़ देंगे, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो AD का LCM ले लेंगे तो AD हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ DB प्लस, और AD यहाँ मल्टीप्लाई करेगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, AD की मल्टीप्लाई यहाँ, तो AD लिख देंगे, बराबर ये EC प्लस, अब यहाँ से AE का LCM ले लेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और AE की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा AE। अब DB प्लस AD, तो यहाँ देखिए DB और ये AD मिलाकर AB लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, AB बटे में AD तो पहले से ही है, इसी प्रकार EC बटे AE, तो EC बटे AE, तो ये पूरा क्या हो जाएगा AC, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AC बटे AE। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, यानी ये नीचे था ये ऊपर था, हमने यही तो किया था, इसको उल्टा किया था, तो इसको अब सीधा करके लिखेंगे लास्ट में। उसको कैसे लिख देंगे, ये AD ऊपर कर देंगे और बटे में क्या AB कर देंगे, बराबर AE बटे में क्या AC कर देंगे। बस यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सिद्ध करना हमको यही तो सिद्ध करना था, AD बटे AB आना चाहिए और AE बटे AC होना चाहिए, तो यही हमारा प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ डाल देंगे, ठीक है। अब ये नंबर 2 का घा पार्ट है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो पहले अंश से 1 घटाएंगे और भिन्न क्या हो जाएगी 1/3, फिर और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक। तो सिंपल सवाल होते हैं अंश और हर वाले, तो लिखेंगे माना भिन्न, तो भिन्न हम क्या मानेंगे अंश बटे हर, ठीक है, क्या मानेंगे अंश और बटे में क्या हर, तो अंश को हम x मानते हैं और हर को क्या मान रहे हैं y मान रहे हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है भाई, यही तो बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश कहाँ है, अंश तो ये ऊपर वाला अंश है ना, इसमें से 1 घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे x - 1 और नीचे कुछ नहीं करना है, वैसे लिखा रहेगा, और कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो y यहाँ जाएगा और x यहाँ, y 1 से मल्टीप्लाई करेगा और जो ये x - 1 है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से तिरछी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 1 बराबर, और यहाँ क्या y की 1 से करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, ठीक। अब 3 का x से करेंगे 3x और यहाँ 3 का 1 से 3 और बराबर y, तो 3x, ये y को जब यहाँ ले आएंगे तो माइनस का y, ठीक है, बराबर 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक। अब क्या बोला है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इस बार हमें हर में 8 जोड़ना है, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या, जो ये हर है, ठीक है, ये जो हर है हमारे पास इसमें क्या 8 जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे
x ऊपर अंश में कुछ नहीं करना है, तो बस y में 8 जोड़ देना है, तो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी और y प्लस 8 की गुणा यहाँ 1 से हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x और यहाँ y प्लस 8, तो 4x y को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का y बराबर 8 यहीं रहने देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण बन गई, दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ से क्या 4x माइनस वाई बराबर कितना 8। अब क्या करेंगे दोनों को कट करेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ क्या 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे, ठीक है 8 में 3 घटाएंगे तो कितना माइनस का 5 बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर क्या 5, x का मान तो हमने 5 निकाला। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये समीकरण 1 है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ से क्या x की जगह 5 लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई बराबर 3, ये कितना 15, 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये 15 वहां जाएगा तो माइनस का 15 बन जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर क्या 12, वाई का मान आ रहा है 12। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे अपनी भिन्न बनाएंगे, तो भिन्न बराबर क्या था x बटे वाई, ठीक है यही था अंश बटे हर x बटे वाई, तो x कितना है हमारे पास 5, तो 5 लिखेंगे और y का मान हमने क्या निकाला था 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे और बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे हमको इसको करके दिखाना था। अब इसका अगला सवाल लगाते हैं, तो अगला क्या है डा नंबर है, ठीक है अड़ा नंबर है, तो अड़ा में क्या है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं, ये है आंसर नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, ये अड़ा वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दे रखी है क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3, और ये कहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये जो x लिखा हुआ है ना, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 और x का जब लासा करेंगे तो x आएगा, x की यहाँ मल्टीप्लाई 1 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ 1 और यहाँ 3, ऐसे लिख देंगे इसको। फिर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 के x से करेंगे तो 3x, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 3x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और 3x को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का 3x बन जाएगा, प्लस 1 बराबर 0, 1 तो यहीं रहेगा। अब 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से 3 हो जाए, तो एक एक कम एक और एक मिला के तो 2 ही होता है, 3 तो नहीं बनता, तो इसको ना पहले कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, या अगर नहीं भी ये समीकरण नहीं भी लिखना है तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि a का मान कितना 1, b का मान कितना -3 और c का मान कितना 1। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कंपेयर कर लें तो भी ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते, तो a बराबर कितना 1, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं तो हम 1 मानते हैं, b बराबर -3 और c बराबर कितना ये 1 आ गया। ठीक, तो हमने सारे मान निकाल लिए। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a, ये लगा देंगे यहाँ पर, तो x बराबर -b का मतलब माइनस तो पहले से, और यहाँ b का मान ऑलरेडी -3 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस, तो फिर प्लस माइनस, अब यहाँ क्या b स्क्वायर, तो b का मतलब कितना -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a, और a का मान है 1 और c का मान भी है कितना 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे बटे 2a, और a का मान फिर से कितना 1 ही तो है, तो फिर यहाँ फिर से 1 लिखेंगे, तो x बराबर +3 है ये प्लस माइनस रूट ऑफ, अब यहाँ 3 3 9 और यहाँ 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो यहाँ 4 ही रहेगा और बटे में कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 3, अब ये +3 ना लिखते हम डायरेक्ट 3 लिखते हैं, यहाँ से क्या प्लस माइनस, अब 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना 5 बचेगा, तो 5 बटे 2, तो बस यही आंसर हो जाएगा x का, क्या x बराबर एक बार तो इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस के साथ, भैया प्लस माइनस होता है तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ हमको इसको लिखना है, तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ बीच में कॉमा लगा देंगे। ठीक है, ये नंबर 2 का चा पार्ट है, और चा में क्या है कि दी गई बारंबारता सारणी की जो माध्यिका है वो 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो जबकि कुल बारंबारता, जो कुल बारंबारता है वो 60 हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल हमें दिया है, बारंबारता हमको दे रखी है और हमें माध्यिका भी दे रखी है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं सवाल को। अच्छा सवाल है और ये इसी प्रकार के सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये हमने इतना लिख लिया। और वर्ग अंतराल हमारे पास हमें क्या दे रखा है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 और 50 से 60, ये हमको वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक, अब बारंबारता हमें क्या दे रखी है, 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y और फिर 5, ये हमको बारंबारता दे रखी है। अब हमें संचयी बारंबारता भी तो निकालनी। संचयी बारंबारता कैसे, ये जो 5 है तो ऐसे लिखा रहेगा, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स, और 5 प्लस एक्स में अगर 20 जोड़ेंगे तो 25, 1 मिनट, 25 प्लस एक्स। ठीक है, 5 में 20 जुड़ेगा, x ऐसे ही चलता रहेगा। अब 25 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना, 40, 40 प्लस एक्स, एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। अब 40 प्लस एक्स में अगर हम y जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस y, ऐसे लिख देंगे। और 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, 45, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो हमने बना लिया संचयी बारंबारता। ठीक है, तो अब इसको पहले स्केल से कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या दिया हुआ था, हमें एक पॉइंट इसमें कहा था कि जो कुल बारंबारता है वो कितनी, 60 है। तो कहने का मतलब ये जो इसका सम आया है ना, ये 60 के बराबर होगा, यानी कि n का मान हमको 60 दे रखा है और यही तो n का मान आता है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये n का मान तो हमको 60 दे रखा है, तो इसके बराबर भी तो 60 करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 60। ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 60, और ये जो 45 है ये वहां जाएगा तो माइनस का 45 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या, x प्लस वाई बराबर कितना, 15, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस सारणी से, ठीक है, इस जो टेबल है, टेबल से हमें क्या क्या पता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर हमें एक चीज दे रखा है कि माध्यिका, माध्यिका कितनी है, 28.5। ठीक है, अब माध्यिका जो है वो 28.5, यहाँ जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में कहाँ पर लाइज कर रही है, कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये 28.5 इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, क्योंकि 30 से तो छोटी है और 20 से बड़ी है माध्यिका, 28.5 तो इसके बीच में आएगी। तो बस यहीं से हमको हिंट मिला कि L जो है हमको ये 20 लेना है, L का मान हमको कितना लेना है, 20 लेना है। ठीक, जब L का मान 20, तो इसके सामने ही तो देखते हैं, ये हमें F मिल गया, इसके और सामने आएंगे, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन हमें क्या, CF मिल गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें क्या, CF मिल गया। ठीक है, ये इस तरह से लाइनें आपको नहीं खींचनी, मैंने आपको खींच के समझाने के लिए बताया। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गया, CF, और ये F और ये L। अब जो जो हमें मिल गया वो लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि L बराबर हमको मिला है 20। ठीक है, L का मान हमें 20 पता है और हमें F का मान पता है, F का मान भी 20 है इस टेबल से अगर देखें। और CF कितना है, यहाँ CF है हमारा 5 प्लस x, ये CF है हमारा। और हमें क्या पता है इसमें h का मान भी तो चाहिए होगा, तो h का मान हमारा 10 रहेगा। भाई दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का 10 ही तो 10 रहेगा हमारे पास। ठीक, अब अपना माध्यिका वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, माध्यिका, या माध्यक भी लिख सकते हैं या माध्यिका भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में क्या, H, ये फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर। और माध्यिका हमारे पास कितनी है, 28.5, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, दे रखी है। L का मान कितना है, 20, तो 20 लिख देंगे, प्लस n/2। अच्छा, n यहाँ हमने निकाला था कितना, 60, ये हमें दे रखा है ना 60 पहले से ही, तो n/2 कितना होगा, यहीं पर निकाल लेते तो n/2 30 हो जाएगा। ठीक है, n/2 का मान 30 होगा, क्योंकि यहाँ अगर बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर भी तो बटे 2 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ n/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 माइनस CF, और CF की जगह क्या लिखना है, 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है आगे, और बटे में F का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक, अब ये ऐसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ h जो है उसकी जगह पर क्या, 10 लिखेंगे। ये 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो 0 है, इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा,
कि जो 28.5 है ये वैसे लिखा रहेगा, जो 20 है 20 को यहाँ ले आते हैं माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 20 बराबर, अब यहाँ पर 30 ये तो ठीक है, माइनस का 5 और जो ये x है ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 और ये माइनस का x बटे में 2, और यहाँ तो सिर्फ 1 बचा क्योंकि इस जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, 1 लिखेंगे नहीं, ठीक। तो अब यहाँ 28.5 से अगर हम 20 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 8.5, ठीक है, क्या बचेगा 8.5 बराबर, 30 में से अगर 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा, माइनस एक्स बटे में ये 2 अभी चलता रहेगा, अब 2 की गुणा यहाँ कर देंगे 8.5 से करा देंगे, तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 17.0, भाई 2 पंचे 10, 10 का 0, 2 8 16 और 1 17, तो 17.0 बराबर 25 माइनस एक्स। अब एक्स को यहाँ ले आते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा, 25 यहीं लिखा रहेगा, 17 वहां ले जाएंगे, 17.0 का मतलब 17, तो 17 यहाँ ले जाएंगे। अब x बराबर कितना, 25 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है, x का मान हमारे पास 8 निकल के आ गया। अब जो ये समीकरण हमने बनाई थी ना, समीकरण 1, इसमें मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर तो इस समीकरण में मान रखना है, यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, वहां पर 8 रखना है, तो x प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 और ये 8 ले जाएंगे इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो हमारे पास जो x का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और जो ये y का मान आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो बस आंसर लिख देंगे कहीं पर एक पास लिख देंगे दोनों आंसर, क्या x बराबर 8 और y बराबर क्या 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दो घन है जिसको को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें घन का आयतन पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले चित्र बना के समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए दो हमारे पास ये घन है, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या घन है, एक घन तो ये है, एक और बनाते हैं घन, अब एक और घन ऐसे ही बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास दो घन हैं, और जब दो घनों को जोड़ा गया तो घनाभ बन गया, ठीक है, घनाभ बन गया ना। तो हमें क्या पता है, हमें इस घन का आयतन पता है, लेकिन उससे पहले क्या इसकी भुजा मानेंगे a, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, और घन की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, अगर ये a है तो फिर ये भी तो a होगी, ये भी तो a ही होगी, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, एक घन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक घन के लिए, ठीक है, सारी भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब घन का हमें आयतन भी तो पता है, तो घन का आयतन बराबर लिखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन होता है क्या है भुजा की घात 3, भुजा को हमने a माना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a की घात 3 बराबर क्या 64 लिख देंगे, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे a बराबर क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 जो है वो 4 का क्यूब रूट होता है, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये 4 जो होता है क्यूब रूट होता है, यानी कि a का मान आया 4, ठीक है। तो ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4, तो लेकिन जब ये घनाभ बना तो यहाँ पर भी तो 4 ही होगा, तो 4 4 मिला के 8, यानी घनाभ की जो लंबाई आ रही है वो 8 आ रही है, ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी 8, और यहाँ जो ये b है चौड़ाई वो तो 4 ही रहेगी, और जो ये हाइट है ऊंचाई वो क्या रहेगी, वो भी 4 ही रहेगी, ठीक। तो अब यही बात यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि घन नहीं घनाभ, तो घनाभ की लंबाई क्या l बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और क्या लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई क्या b, और b बराबर कितना ये 4 सेंटीमीटर, और क्या लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई, और ऊंचाई h बराबर ये भी तो 4 सेंटीमीटर ही तो है, तो अब क्या लिखेंगे कि घनाभ का, हमें क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है
फॉर्मूला। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणे और एल बी, तो एल बी मतलब 4, यहाँ 8 और यहाँ 4, एल गुणे बी तो 8 गुणे 4 प्लस बी एच, बी ये है एच ये है, तो क्या 4 गुणे 4 प्लस एच एल, एच ये है एल ये है, तो 4 गुणे 8 ऐसे लिखेंगे। अब 2 गुणे यहाँ गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ 4 चौके 16 और यहाँ 8 चौके 32। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 32 32 64 और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80। तो यहाँ तो हो रहा है 80 गुणे 2, इन दोनों की जब गुणा कर देंगे तो आएगा 160। भाई 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16, तो यहाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल होते हैं ना स्क्वायर में ही निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, अब ये 3 का अथवा पार्ट है। ठीक है, एक गोला जिसका कि व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो कोई गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। ठीक है, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह, ठीक है पानी की सतह जो है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जब वो गोला ना उस पानी के अंदर डाला जाता है तो पानी जितना था, मान लीजिए थोड़ा पानी रहा होगा, अब जब गोला वो डूबेगा तो कुछ पानी तो ऊपर आएगा ही। ठीक है, थोड़ा सा पानी क्या होगा ऊपर आएगा। ठीक, तो जब वो जितना पानी ऊपर आएगा जहां तक, ठीक है, और वो कितना पानी ऊपर कहाँ तक आया है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर तक ऊपर आया है। ठीक, तो जो ये जहां तक पानी ऊपर आया है वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। मतलब पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर उसका व्यास ज्ञात करेंगे। ठीक, तो पहले आपको चित्र बना के समझा देते हैं कि कैसे करना है इसको। मान लीजिए ये कोई बेलन रहा होगा, ठीक है, अब इसमें इतना पानी भरा होगा, ठीक है, इतना पानी भरा होगा पहले से ही। अब जैसे ही कोई गोला डाला जाएगा, अब गोला वो धीरे धीरे आएगा, वो ऐसे करके पानी में पूरा डूब जाएगा। अब ये हमने मान लिया पानी में पूरा डूब गया, तो जैसे ये डूबेगा, भाई पहले तो पानी इतना रहा होगा, जैसे ये गोला डूबेगा, ठीक है समझिएगा, जैसे ये गोला डूबेगा तो होगा क्या कि कुछ पानी ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए अब इतना पानी ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए पानी ऊपर चला गया, पहले यहाँ तक पानी था, अब मान लीजिए इतना पानी ऊपर चला गया। तो बेलन की जो सतह है ना, बेलन में जो पानी की सतह है वो कहाँ तक आ गई यहाँ तक आ गई, यानी कि 3 सही 5/9। ठीक है, पानी पहले यहाँ तक था लेकिन अब यहाँ तक आ गया पानी। ठीक है, तो यहाँ तक जो बेलन की जो सतह का पानी है वो कितना है 3 सही 5/9। तो बस यही बेलन का जो है ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि बेलन की यही जो है वो ऊंचाई हो जाएगी बस। और बाकी चीजें तो हमको पता ही है इसमें। ठीक, तो इसमें लिखते हैं हमको क्या क्या पता है। तो सबसे पहले जो ये गोला है, तो गोले का, ठीक है, क्या व्यास, और गोले का व्यास हमको पता है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होगा 12/2 बराबर क्या 6 सेंटीमीटर, ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी। अब जो ये बेलन है, तो बेलन में ऊंचाई हमको पता है, ठीक है, पानी जितना ऊंचा है वही ये ऊंचाई हो जाएगी यहाँ तक। ठीक, तब क्या लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई क्या 3 सही 5/9, तो 9 3 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, 32/9, ये तो हो गई बेलन की ऊंचाई, और ये भी सेंटीमीटर में। और बेलन की ऊंचाई को हम एच से नोट करते हैं। ठीक, और गोले की जो त्रिज्या है उसको हम आर मान लेते हैं, गोले की त्रिज्या को आर मान लेते हैं, तो फिर बेलन की त्रिज्या को क्या मानते हैं, उसको R2 मान लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम फिलहाल R2 मान के चलते हैं। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, अच्छा जितना ये पानी आया होगा उतना ही ये गोले का आयतन रहा होगा, यानी कि बेलनाकार बर्तन में जितना पानी होगा सिर्फ उतने का आयतन। ठीक है, यानी कि सिर्फ इतना लेना है, इतना पोर्शन हमको नहीं लेना है। तो यहाँ तक लगाना है हमको बेलन का आयतन, और यहाँ क्या गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या पहले लिख लेते हैं कि बेलनाकार भरे हुए, बेलनाकार बर्तन में, यहाँ बर्तन में छूट गया है, तो बेलनाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर किसके आयतन के होगा, गोले के आयतन। क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। ठीक, तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, यानी कि वो भी तो बेलनाकार ही है, तो बेलन का आयतन ही लगेगा यहाँ पर क्या, पाई R² H।
और बेलन की त्रिज्या को हमने R2 माना, इसलिए यहाँ पर R2 लिख देंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, ठीक है, पाई, और इसको हमने R माना है, ठीक है, या फिर इसको R1 लिख लेते हैं, R1 इसकी घात 3। तो जो गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब R2 का तो मान हमें निकालना है, तो R2 ऐसे लिखा रहने देते हो। H का मान हमको पता है क्या, 32/9, ये H का मान है। यहाँ से क्या 4/3, और R1 का मान भी हमको पता है, ठीक है, कितना 6, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6, 6 की घात 3। तो अब यहाँ पर क्या, इसको कैंसिल करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जो ये 32/9 है, तो 9 तो यहाँ गुणे में जाएगा, और 32 जो है यहाँ ये बट्टे में आ जाएगा। तो 4/3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब जो ये 9 है, 9 भी यहाँ गुणे में जाएगा, ठीक है, ये 9 गुणे में जाएगा, और ये 32 ना यहाँ बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में यहाँ 32 लिख लेते हैं, ठीक। अब इसको कट करते हैं, तो 4 अट्ठे 32, तो ये तो कट गया। अब यहाँ 3 एकम 3 और 3 तियां 9, ठीक है, ये भी कट हो गया हमारा। अब 2 से कट कर लेते हैं, यहाँ 4 होना चाहिए था, फिर 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, फिर 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी कि R2 का जो स्क्वायर आ रहा है वो 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, वो 81 आ रहा है। तो फिर R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा √81, इसका मतलब क्या 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो व्यास पूछा था, ठीक है, हमें बोला था कि बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, व्यास बराबर कितना, 2 गुणे 9, भाई जो त्रिज्या होती है उसकी 2 से गुणा कर दे तो व्यास निकल आता है क्या 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। तो बिंदु X से, यहाँ पर X लिखा हुआ है, बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण कितना है 45 है। तो टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दूरी PX होगी वो ज्ञात करना है, और जो टावर PQ है वो ज्ञात करना है। तो पहले चित्र बनाते हैं। पहले क्या लिखा है कि भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु रहा होगा ये x, ठीक है, ये बिंदु x रहा होगा। अब एक टावर है यहाँ पर, ठीक है, अब PQ, अच्छा P यहाँ बनाए कि Q यहाँ बनाए, तो सीधी सी बात है, इसमें ये लिखा हुआ है कि Q जो है शीर्ष Q है ना, तो मतलब Q ऊपर बनेगा, क्योंकि शीर्ष Q लिखा हुआ है, तो फिर P नीचे बनेगा, शीर्ष Q, ठीक। अब क्या बोला है कि बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, यानी कि ये X से यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 60 है, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है। अब क्या बोला है कि बिंदु X से, इसी बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर, तो इस बिंदु X से जो ऊंचाई लेना है हमको, कितना लेना है 40 मीटर। अब हमने मान लिया ये ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई हमने मान लिया 40 मीटर है। अच्छा, इसको ऐसे मिला देते हैं पहले, ठीक। तो ये ऊंचाई 40 मीटर है, तो 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से, ठीक, अब यहाँ पर जो बिंदु लेना है हमको वो Y लेना है, Y से Q का उन्नयन कोण 45 है, तो Q ये है, इसका उन्नयन कोण 45 है, तो ये इसका उन्नयन कोण 45 हो गया, ठीक। तो ये कोण जो है ये 45 है। अच्छा, अब हमें क्या कहा है कि टावर PQ, तो ये PQ टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, और जो ये दूरी है PX, इसकी ऊंचाई भी हमको ज्ञात करना है। तो इस दूरी को हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है, इस दूरी को हम मान लेते हैं A, और इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। अच्छा, जब ये 40 है, ठीक है, जब ये 40 है तो ये भी, इतना भी तो 40 हुआ, तो फिर इतना कितना हो जाएगा, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ P है, यहाँ Q है, और यहाँ X बिंदु है, यहाँ Y है, इस बिंदु को हम लोग E बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये QE, इसकी जो ऊंचाई है कितनी हो जाएगी, H में से 40 घटा देंगे, भाई ये पूरी H है, ये इतनी 40 है, तो इस पूरे से ये घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी कि H-40, तो इतनी जो QE है वो है H-40, और यहाँ क्या, यहाँ 40, जब यहाँ 40 तो यहाँ 40, ठीक। अब जो जो हमको इसमें दिया हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टावर की ऊंचाई ही मानना है, तो क्या लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या, H मीटर, और जो ये दूरी PQ है ना, PQ दूरी, इसको मान लेते हैं, और दूरी
पी क्यू नहीं पी एक्स, यहाँ पर एक्स है। ओके एक मिनट, पी एक्स बराबर क्या, ए मीटर, हमने इसको ए मीटर माना है। अच्छा जब ये ए मीटर है तो ये भी ए मीटर ही होएगा, ठीक है, ये वाई ई भी एक ए मीटर ही होएगा। और हमें क्या पता है, ये हमको पता है कि एक्स और वाई की जो दूरी है ये 40 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक्स वाई ये भी दूरी है, तो दूरी एक्स वाई बराबर कितना, 40 मीटर। और हमको ये पता है कि जो क्यू ई दूरी हमने अभी अभी निकाली है, क्यू ई दूरी वो क्या है, एच माइनस 40। तो ये भी लिख लेते हैं कि क्यू ई जो दूरी है ये क्या है, एच माइनस 40 और मीटर, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, हमें दो एंगल पता है, तो पहला एंगल है क्यू एक्स पी, तो क्या लिखेंगे, एंगल क्यू एक्स पी बराबर कितना, 60 डिग्री। और दूसरा एंगल हमको पता है क्यू वाई ई, तो क्यू वाई ई ये हमको पता है 45 डिग्री। अब इतनी चीजें लिखने के बाद हम क्या करेंगे, किसी एक ट्राइंगल में लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल पी, एक मिनट, ट्राइंगल क्यू एक्स पी में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल क्यू एक्स पी में, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 60 किसके बराबर होगा, क्यू पी बटे एक्स पी, ठीक है, tan 60 इज इक्वल्स टू क्यू पी बटे एक्स पी। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री क्यू पी बटे में एक्स पी, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। और क्यूपी कितना है, ये क्यूपी कितना है, इसको हम एच लेंगे भाई, पूरा क्यूपी को तो हमने एच माना था, तो यहाँ पर एच ले लेंगे, ठीक। और बटे में ये जो एक्स पी है इसको हमें क्या ए लेना है, तो उसको ए ले लेंगे, ठीक। जो ये ए है, ए को यहाँ ले जाते हैं, तो क्या √3a बराबर एच, इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 मान लेते हैं। अब किस ट्राइंगल में, अब जो छोटा ट्राइंगल है क्यू वाई ई में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे पुनः, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू वाई ई में, इसमें हम क्या जानते हैं कि tan 45, ठीक है, tan 45 इज इक्वल्स टू ये क्यू ई बटे वाई ई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि tan 45 इज इक्वल्स टू क्यू ई बटे वाई ई, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। क्यू ई के लिए हमें क्या लिखना है, h माइनस 40, ठीक है, और वाई ई के लिए a, यानी h माइनस 40 बटे a, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, h माइनस 40 बटे में कितना, a, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको, a यहाँ चला जाएगा तो a तो यहाँ आ गया, फिर h माइनस कितना 40, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब हम जानते हैं h की वैल्यू, हमने h की वैल्यू अभी अभी निकाली √3a, तो यहाँ पर लिखेंगे h की जगह पर, तो a तो ऐसे ठीक है, h की जगह क्या लिखेंगे, √3a माइनस क्या 40। तो अब 40 को यहाँ ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या √3a, और a यहाँ ले आएंगे माइनस में। अब इन दोनों से क्या करेंगे, इन दोनों से a कॉमन ले लेंगे, तो √3 -1, ठीक है। और ये जो a लिखा हुआ है ये a एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों से हमने a कॉमन लिया हुआ है, बराबर में यहाँ क्या 40 लिख देंगे। अब जो ये √3 -1 है ये कहाँ, इसके बटन चला जाएगा, तो 40 अपॉन √3 -1, और ये a, और a को हमने क्या माना था, a जो है हमने उसको xp दूरी माना था, ठीक है, a को हमने xp दूरी माना था, ठीक। तो अब यहाँ पर फिलहाल अभी हमने एक इक्वेशन ये निकाली है ए के थ्रू, एक आंसर निकाला है ये कह सकते हैं, ठीक। अब जो समीकरण 1 है उसमें ए का मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, h बराबर √3a, तो h बराबर √3, और a का मान क्या हमने अभी अभी निकाला है क्या, 40 बट्टे √3 -1, ये हमने a का मान निकाला है। तो h बराबर इसको 40 और √3 पीछे लिख देते हैं, 40 √3, ठीक है, बटे में क्या √3 -1। तो बस दोनों आंसर हमारे आ गए, h का मान ये आ गया, और जो दूरी थी हमारी px या फिर xp वो क्या थी, वो ये थी। अब दोनों आंसर एक साथ यहाँ पर लिख देंगे, क्या कि टावर, पहले तो टावर बोला था हमको, और टावर हमारा क्या था, PQ था, ठीक है, तो ये PQ ही निकला है हमारा। तो टावर PQ बराबर कितना, ये टावर PQ की ऊंचाई, ऐसे लिख देते हैं कि ऊंचाई, तो टावर PQ की ऊंचाई क्या 40 √3 बटे में √3 -1 मीटर, एक आंसर तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या, हमें क्या बोला था कि दूरी px, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी px, और दूरी px बराबर हमारा क्या निकला था 40 बटे में √3
-1। तो 2 आंसर, एक आंसर ये, एक आंसर ये, इसमें भी मीटर लिख देंगे। बस ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें इसको करके दिखाना था। अब ये 4 का अथवा पार्ट है कि एक नाव जो पुल की ओर आ रही है। ठीक है, तो कहीं पुल बना होगा, एक नाव होगी जो पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया और हमने जहां नाव देखी वहां से जो उन्नयन कोण है वो उस समय 30 देखा है। नाव के उसी चाल से, ठीक है, अगर चाल वही है, देखिए यहाँ लिखा है ना, उसी चाल से, मतलब चाल चेंज नहीं हुई है, चाल बदली नहीं गई है, उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के पश्चात क्या होता है कि जो पुल का उन्नयन कोण होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यानी कि अब जो नाव पहुंचेगी उसमें कितना समय और लगेगा पुल तक पहुंचने में। ठीक, तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। क्या कि एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है, तो पहले एक पुल बना लेते हैं। हम मान लिया हमने ये कहीं पुल होगा और ये नाव कहीं पर रही होगी, ये पुल की ओर जा रही है। तो इसका जो उन्नयन कोण उस समय देखा गया, कितना देखा गया, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर तो उन्नयन कोण देखा गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कहा है कि नाव के उसी चाल से चलने, ठीक है, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी कि नाव यहाँ पर थी, मान लिया नाव पहले यहाँ पर थी, अब वो 4 मिनट चल ली, तो 4 मिनट मान लेते हैं वो यहाँ तक चल के आई होगी, 4 मिनट यहाँ तक चल के आई होगी। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर नाव आ गई होगी, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यही बोला है कि 4 मिनट चलने के पश्चात जो पुल का उन्नयन कोण है वो क्या 60 डिग्री हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। अब नाव जो पुल तक पहुंचेगी, यहाँ तक कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो टाइम हमको बताना है ये। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमको ऑलरेडी गिवन है कि 4 मिनट का समय लगा था यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं। अगर हम इसको ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम देते हैं, इस पॉइंट को सी नाम देते हैं और इसको दे देते हैं डी नाम। ठीक है, सबके नाम दे दिए हमने। तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी भी तो रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी भी तो रही होगी। या हम दूरी लिखें या ना लिखें, ए बी भी लिख सकते हैं, पर हम दूरी लिख लेंगे, उससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने वाई मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने एक्स मान लिया है और यहाँ इसको हमने एच मान लिया है। ठीक है, इसको हमने एच मान लिया। अब इसमें लिखेंगे कि माना नाव को पुल तक पहुंचने में टी समय या टी मिनट लिख देते हैं, 1 मिनट, टी मिनट का समय और लगा होगा। ठीक है, और लगा होगा। एक तो ये पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं इसमें। उसके बाद हमें क्या, हमें अब जो पता है कि जो ये पुल की ऊंचाई है सी डी, वो क्या है, एच है। तो यहाँ लिख लेते हैं पुल की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर, ये लिख लेते हैं। और ए बी दूरी को हमने क्या मान रखा है, ए बी दूरी को हमने वाई मान रखा है, तो क्या लिख लेंगे, वाई मीटर। और यहाँ बी से सी तक की दूरी को हमने एक्स मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, बी सी बराबर क्या, एक्स मीटर, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब हमें दो इसमें एंगल पता है, एक डी ए सी एंगल पता है, तो एंगल डी ए सी बराबर कितना है, 30 डिग्री। दूसरा एंगल है डी बी सी, तो एंगल डी बी सी बराबर कितना, 60 डिग्री। दो एंगल हमको पता, हमने लिख लिया। अब हम दो त्रिभुज लेंगे अलग अलग। तो पहला त्रिभुज डी बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में। तो त्रिभुज डी बी सी में क्या कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है, किसके, डी सी बटे बी सी। तो क्या लिखेंगे, डी सी और बटे में क्या, बी सी। तो tan 60 का मान होता है √3। अब डी सी के लिए हमने h माना हुआ है, तो h, और बी सी को हमने x माना है, तो यहाँ क्या लिख दिया, x। ठीक है, तो √3, अब जो x है, x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये √3x = h, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, दूसरे ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल डी ए सी में। तो क्या लिखेंगे, पुनः ट्राइंगल डी ए सी में, डी ए सी में। अब डी ए सी में हम क्या लेंगे कि tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री = क्या, डी सी अपॉन ए सी। ठीक है, tan 30 डिग्री = डी सी अपॉन ए सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 30 डिग्री = डी सी अपॉन ए सी। अब tan 30 डिग्री का मान तो 1/√3 होता है, और डी सी को तो हमने h माना है, लेकिन ए सी को क्या लिखेंगे, ए सी को लिखेंगे x + y या y + x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, h बटे x + y। अब यहाँ पर जो h है, h का मान हम क्या रख सकते हैं, √3x। ठीक है,
h का मान हम क्या रख सकते हैं, √3x। तो h की जगह को √3x से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, तो ठीक है। अब h की जगह क्या लिखेंगे, √3x, और यहाँ x प्लस वाई, और यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से ही तो हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। अब √3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या x प्लस वाई, और यहाँ क्या 3, √3 मिला के 3x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो ये x है, x यहाँ ले जाएंगे, y तो यहीं पर लिखा रहेगा, तो 3x माइनस x, तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा। अब 3x में से अगर हम x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमें इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, एक समीकरण मिल गई है y और x में दूरी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये टाइम है, ठीक है, टाइम कितना है, 4 मिनट है, और ये y क्या है, दूरी है, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि जो 4 मिनट है इसकी दूरी y है, तो इसके लिए समय क्या होगा। तो अब लिखेंगे a से b तक पहुंचने, ठीक है, a से b तक पहुंचने में नाव की चाल, नाव की चाल, और नाव की जो चाल है वो सेम है, चेंज नहीं हुई है, तो नाव की चाल को हम फिलहाल s मान लेते हैं, और यहाँ पर भी चाल जो है वो सेम ही है, चाल चेंज नहीं हुई है, तो s मान लेते हैं। स्पीड, ठीक है, तो वो क्या है, चाल को क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय। तो इतने के लिए, यहाँ के लिए जो दूरी है y है, समय है 4, तो क्या हो जाएगा y/4, यानी कि एक इक्वेशन ये आ रही है y/4, ठीक। अब अगर हम ये कहें कि b से c तक पहुंचने में नाव की चाल, वो भी तो सेम ही तो है, तो अब b से c तक पहुंचने में नाव की चाल, तो इसमें भी s ही मानेंगे, ठीक है। s बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें क्या है, जो दूरी है वो x है और जो समय है वो t है, तो दूरी बटे समय इसमें भी होगा, दूरी x है और जो समय है वो t है, ठीक है। समय को हमने क्या माना है, t। अब इन दोनों इक्वेशन को ना बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन 3 लिख लेते हैं ऐसे, और यहाँ इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 बराबर 4। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो दोनों ही, ठीक है, चाल है वो बराबर हैं, तो ऐसा इसलिए दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या y/4, ये, ठीक है, ये वाला जो ये y/4 है यहाँ लिखेंगे, और बराबर में क्या x/t लिखेंगे। अब हम जानते हैं y बराबर हमने क्या निकाल के रखा है, 2x, ठीक है, ये y बराबर हमने 2x निकाल के रखा है, तो y की जगह रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे इस y की जगह पर, यहाँ 2x/4 इज इक्वल्स टू x/t। तो x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या, 2 1 2, 2 दूनी 4, अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और t की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही बचा है ना, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 मिनट, ठीक है भाई। ये तो आराम से कैंसिल हो गया ना, y की जगह हमने क्या किया, y की जगह 2x रख दिया, क्योंकि y का मान हमने 2x निकाल के रखा हुआ था। अब 2 1 2 यहाँ और 2 दूनी 4, ये तो कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, t की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं 1 मानेंगे तो 1 से कर देंगे, 2 मिनट का समय आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नाव को 2 मिनट का समय और लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगेगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, और ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट भी सवाल है आपका, इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसी का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यहाँ पर 7 लिखा है, 7 का मतलब यहाँ 7, ठीक है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि पुत्र की उम्र को x वर्ष मानेंगे और पिता की उम्र को 7x मानेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 गुना बोला है। फिर 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, ठीक। अब दोनों की वर्तमान उम्र क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें मानेंगे क्या, लिखेंगे कि माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, ये तो हम पुत्र की आयु लिख लेंगे, और पिता की आयु को 7 गुना कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, पिता की
आयु बराबर 7x वर्ष, क्योंकि 7 गुना बोला है, गुना का मतलब गुणा, ठीक। तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो 7 गुना हो जाएगी पिता की उम्र। अब 2 वर्ष पहले की उम्र निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, अब 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या रही होगी, तो क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु में जो पुत्र की आयु है उसमें क्या करेंगे, -2 कर देंगे, यानी कि 2 घटा देंगे। तो जो पुत्र की उम्र है वो x-2 वर्ष रही होगी, ठीक। और जो पिता की उम्र है उसमें भी 2 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या, पिता की आयु, पिता की आयु, और पिता की आयु जो है ये क्या है, 7x है, इसमें भी 2 वर्ष घटा देंगे, तो 7x - 2 वर्ष ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या कहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। फिर 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, यानी कि 2 वर्ष पहले की जो पिता की उम्र है और 2 वर्ष पहले जो पुत्र की उम्र है, तो पुत्र की उम्र में 13 गुना करना है, क्योंकि लिखा है पुत्र की उम्र की 13 गुना, ठीक। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो यहाँ पिता की उम्र है, तो पिता की उम्र तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो पुत्र की उम्र है उसमें ना 13 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 13 गुना लिखा है, तो यहाँ पर क्या 13 से गुणा कर देंगे, 13 गुना हो गया ये, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13x-2 बराबर, यहाँ 13 का x से जब मल्टीप्लाई करेंगे 13x हो जाएगा, 13 का 2 से करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब 13 को इस तरफ ले आएंगे, 7x तो ठीक है ऐसे लिखा रहेगा, 13 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 13x और यहाँ माइनस का 26 ऐसे ही लिखा रहेगा। जो ये 2 है यहाँ माइनस का है, जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 13 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 6x, ठीक है, क्योंकि 13 बड़ी संख्या है उसमें से घटा रहे इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। अब 26 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 24, 26 बड़ी संख्या है यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो x बराबर 24 और जो ये 6 है ये बटे में जाएगा, 6 एक कम 6, 6 चौके 24, ठीक है। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि जो पुत्र की उम्र है वो क्या रही होगी, 4 वर्ष, ठीक है। पुत्र की उम्र रही होगी 4 वर्ष और पिता की उम्र क्या रही होगी, 4 सत्ते 28, 28 वर्ष, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ साइड में लिखते हैं आंसर क्या, कि पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु बराबर क्या, 4 वर्ष, क्योंकि x है पुत्र की आयु को हमने x माना था इसलिए 4 वर्ष, और पिता की आयु, तो पिता की आयु, और पिता की आयु 7x है तो 7 गुणे 4, इसका मतलब क्या, 28 वर्ष, और यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है भाई। x बराबर हमारा 4 आया था, तो बस पुत्र की उम्र को 4 लिख देंगे और पिता की उम्र को 7 गुणे 4 तो 28 वर्ष हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका 5 का अथवा पार्ट है, इसमें क्या है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 2 इक्वेशन हमको दे रखी, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो सब ये समीकरण हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। अब यहाँ पर ये जो x प्लस वाई है ना, ये 1 अपॉन में है, ठीक है, ये अपॉन में है, तो इसको मानते हैं, मान के सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, माना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। और 1 अपॉन ये x माइनस वाई है, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10a, भाई इसको 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने a माना इसलिए 10a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2b बराबर कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15a माइनस 5b बराबर कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। 15a 5b और कितना, 2 हो जाएगा। अब इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, उसको समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इनको समीकरण मान लिया। अब समीकरण जो 3 हमने मानी है उसको कर देते हैं 5 से गुणा, और जो समीकरण 4 है उसको करते हैं 2 से गुणा। क्यों, क्योंकि इसको 5 से गुणा करेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तब ये आपस में b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 गुणे 5 कर रहे हैं और समीकरण 4 को किससे गुणा कर रहे हैं हम, 2 से। तो गुणा करते हुए यहाँ लिखेंगे, भाई इसको 5 से गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो 5 का 10 से 50, 50a हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, तो यहाँ 10b हो जाएगा, और 5 चौके 20, ठीक। अब इस समीकरण की 2 से गुणा, तो 2 का 15 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मली इसको हम जोड़ रहे हैं क्योंकि कोई हमें चिन्ह तो चेंज करने नहीं, तो इसको हम जोड़ रहे हैं।
ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 50 और 30 मिला के कितना 80A बराबर 20, ठीक है, और 4 तो कितना हो जाएगा 24, ठीक। तो फिर A बराबर यहाँ क्या हो गया 24/80। अब इसको हम 8 से कट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 8 तिया 24, 8 दहावन 80, इसका मतलब कितना आ गया 3/10। ए का मान तो आया है 3/10, ठीक है, ए का मान 3/10 आ गया। अब हम पहले बी का मान निकालते हैं। तो किसी भी एक समीकरण में समीकरण या तो या तो 3 या फिर समीकरण 4, किसी भी एक समीकरण में मान रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से समीकरण थर्ड से, और थर्ड समीकरण है क्या 10A प्लस 2B बराबर 4, ठीक है, 10A प्लस 2B बराबर 4, 10 इंटू ए, और ए की जगह क्या लिखना है 3/10, ठीक है। फिर यहाँ 2B इज इक्वल्स टू 4, 10 से 10 हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या आया 3 प्लस 2B इज इक्वल्स टू कितना 4, तो 2B बराबर 4, और ये 3 माइनस में चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो फिर 2B बराबर 1, B बराबर 1/2। बी का भी मान हमने निकाल लिया, ठीक है, बी का भी मान हमने निकाल लिया। अब जो समीकरण 1 और 2 हमने बनाई थी, ठीक है, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, हमने बनाई थी ना, इसमें ए और बी का मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, ये लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 1 अच्छा पहले उससे लिख लेते हैं कि हम किस समीकरण से ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड लिख रहे हैं। तो फर्स्ट समीकरण क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या a, और सेकेंड समीकरण क्या थी 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमने यहाँ पर लिख ली। अब 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, और a की जो है कितना है 3/10, ठीक है, 3/10 लिख लिया। अब 10 यहाँ गुणा कर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, या एक काम करते हैं इसको ना ऊपर नीचे कर देते हैं, ये ऊपर करेंगे ये नीचे करेंगे, इसी प्रकार इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया 1 नीचे आ जाएगा, तो जब 1 नीचे आएगा तो उसको हटा देंगे, और यहाँ से क्या 10/3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब इसको भी तो सॉल्व करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, और b का मान कितना है 1/2, इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर और इसको नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 5 हमारे पास क्या बनी थी x प्लस वाई बराबर 10/3, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको 3 यहाँ नहीं ले जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जो छठवीं इक्वेशन है वो क्या है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको नॉर्मली हम जोड़ रहे हैं, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, x और x मिला के कितना 2x हो रहा है। इनको भी आपस में जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे कैसे 10/3 प्लस 2, इनको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक। तो फिर 2x बराबर, ये 3 तो एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ 10 की 1 से गुणा 10 और 3 की 2 से गुणा 6, तो कितना 16/3, ठीक। तो फिर x बराबर 16/3, और जो ये 2 है 2 कहाँ आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, ये 3 के पास गुणे में, लेकिन ये कह सकते हैं कि 16 के बटे में आया, 2 1 कम 2 2 8 16, तो x का मान हमारा आया है 8/3, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब जो समीकरण 2 या समीकरण 2 नहीं, समीकरण 5 या फिर समीकरण 6, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में मान रख देंगे, ठीक है, x का, और क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण ये जो 6 लिखी हुई ना, इसमें मान रख दें, तो क्या लिखेंगे समीकरण 6 से, और समीकरण 6 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, x का मान कितना लिखना है 8/3 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, और जो ये 8/3 है ये वहां जाएगा, तो माइनस का 8/3, तो माइनस वाई बराबर, इसके नीचे 1 मानेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 8 एकम 8, तो यहाँ से कितना होगा माइनस का 2/3, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस का 2/3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ रहा है 2/3, y का मान क्या आ रहा है 2/3। अब जो हमारे पास आंसर आया x का आया है कितना 8/3, और y का आया है कितना 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आंसर एक साथ लिख देंगे, क्या कि x बराबर 8/3 और y बराबर 2/3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा था, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि सिंपल था, इतना टफ नहीं था, आप लोग कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो
चल रहा था सेट 1 डीवी सेट, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 भी इसका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब इसके बाद सेट 2 मैं आपको 2023 का सेट 2 DW सेट लगवा दूंगी, ठीक है।